Now we are seeing from your book. Okay. So from a book we will do now. चलो चलो अब क्या करते हैं, आपकी बुक से भी थोड़ा देख लेते हैं कि बुक में क्या है ना. इन अर्ली चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट सम मेन कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस लाइक द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, motion due to force, laws of motion and gravitation. Work and energy are also important concepts of science which let us to understand several natural phenomena and also help us to describe them. In this chapter, we will study about them. In our daily life, we use the word work and energy in several contexts. For example, he works in the field, he is very energetic, etc. Okay. Energy is needed to perform any kind of work. Already I said you that energy for doing any work we need what? Energy. Human and machines also use energy to do work. That means what? Everything. Either it is what machine or any living thing. They all need what? Energy for doing work. Then, for example, a student uses energy to ride a bicycle from his house to his school. That means, for example, what a student uses energy. That means what? For obviously for riding a bicycle, for walking, for running, for everything, we all need what? Energy. Okay. So think where does consumed energy go? Now see here. What is question is that? वेयर डज द कंज्यूम्ड एनर्जी गो. कंज्यूम्ड एनर्जी मतलब क्या होती है, जो एनर्जी आपके अंदर स्टोर है वो एनर्जी कहाँ गई. तो सीधी बात है, मैंने पहले बताया कि जो एनर्जी किसी चीज के अंदर स्टोर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. जो एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी बॉडी में उसकी पोजीशन या फिर शेप के चेंज होने से आती है, दैट इज नोन एज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी. या फिर आप सिंपल बोलो कि किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, मतलब उसके में जो वर्क परफॉर्म होता है उससे क्या करता है, वो अपने अंदर एक एनर्जी को स्टोर करता है, एंड दैट इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी. जब आप वर्क परफॉर्म करते हो देन यू रिलीज द पोटेंशियल एनर्जी एंड इट कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी. जब आप क्या करते हो अपने अंदर कोई वर्क परफॉर्म करते हो तो आपके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, वो रिलीज होती है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में. ठीक है. तो अगर आपके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है दैट इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी. जब आप वर्क परफॉर्म करते हो, मोशन में आते हो, सो दैट इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी. कैन वी डू अ वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी. अगर आपके अंदर एनर्जी स्टोर नहीं है तो क्या आप कोई वर्क परफॉर्म कर सकते हो, नो. ओके. नाउ व्हाट इज वर्क. Generally, any kind of useful physical or mental hard work in our daily life is considered as work. है ना. नॉर्मली क्या होता है, जब हम कोई फिजिकल वर्क करते हैं या हम मेंटल, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बैठे हो, आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो या वीडियो को देख रहे हो, तो आप तो एक जगह बैठे हो, कोई फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है लेकिन मेंटल वर्क तो हो रहा है ना. तो आप क्या बोलोगे, मैंने आज बहुत काम किया. क्या किया, पढ़ाई किया. फिजिकल वर्क नहीं किया बट मेंटल वर्क किया, वर्क किया. ठीक है. For example, a student spend a lot of time in studying during exam. He read books, solve question papers, discuss with classmates, etc. in common language. He does a lot of work. Similarly, singing a song, talking with friends, playing in school, having discussion, etc. all are considered as work. But the definition of work in terms of science is different. Science की अगर भाषा में बोले तो work is what? Work is what? So in science, to do work, the following two conditions are necessary. अगर आप साइंस के टर्म से बोलते हो तो आपने वर्क परफॉर्म किया, उसके लिए दो कंडीशंस का सेटिस्फाइड होना मस्ट है. द फर्स्ट इज व्हाट, अ फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट. वर्क कब परफॉर्म होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या अप्लाई करते हो, फोर्स. ठीक है. क्या बता रहे हैं, वर्क कब होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या अप्लाई करते हो, फोर्स. सेकंड कंडीशन क्या है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड और इट्स पोजीशन मस्ट बी चेंज. मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, आप फोर्स अप्लाई करना मस्ट है. एंड सेकंड, आप जब फोर्स अप्लाई करते हो ड्यू टू दैट उस ऑब्जेक्ट में क्या आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट. अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है तो भी वर्क परफॉर्म नहीं होगा. ठीक है. फिजिकल वर्क टेक प्लेस ओनली व्हेन सम डिस्प्लेसमेंट ऑकर. फिजिकल वर्क कब होता है, जब क्या होता है, कोई डिस्प्लेसमेंट होता है. मतलब जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो आप,
अगर वो ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से चेंज हो रहा है, उसका प्लेस चेंज हो रहा है, देन वी से दैट वी हैव डन व्हाट, वर्क in the presence of applied force. So all other types of work are not physical work. जैसे अगर आप एक ही जगह बैठ के, जैसे देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ही जगह बैठा है और ये सोच रहा है ना, तो क्या ये कोई काम कर रहा है? ये मेंटल वर्क कर रहा है, लेकिन फिजिकली कोई वर्क परफॉर्म हो रहा है नहीं। सो हम बोलेंगे इसने कोई काम नहीं किया, ये कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। Similarly, saying that a person is energetic in a total different concept from energies like the electrical energy, heat energy, or kinetic energy. In this chapter, we will only study about the physical work and physical energy. Now, the example of physical work. Pick up your book. अगर आपने अपनी बुक उठाई है, for this you need to apply some force and the position of the book get changed. अगर आपको बुक टेबल से उठाना है, अभी बुक कहाँ रखी है? टेबल पे। आप क्या करोगे? बुक के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे, उसे अपवर्ड रेस करोगे, है ना, ऊपर की तरफ उठाओगे। तो मतलब बुक यहाँ थी, फिर कहाँ गई? यहाँ पे बुक का प्लेस चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया। तो एग्जैक्टली इस बुक के ऊपर क्या परफॉर्म हुआ है? वर्क। ओके, so it can called a it can be called a work. The force applied to pick up the book act against the gravitational force, and that's why the motion of the book changes. Now let's think about such daily life examples which are called as work in our common language. During exam, a student works very hard, but according to the scientific definition of work, here the conditions of applying here the conditions of applications of force and displacement on are not fulfilled. Hence, this hard work done by a student will not be considered as work done in terms of science. ठीक है, क्या बता रहे हैं? देखो, मेंटल वर्क को एज अ वर्क, साइंटिफिकली मेंटल वर्क को एज अ वर्क कंसिडर नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप मेंटल वर्क करते हो तो उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, आपका वर्क कंसिडर नहीं होगा। Similarly, singing a song discussion will also be not considered as a work in terms of science. For example, if you hold up a chair for 10 minutes, मान लो आपने चेयर को उठा के 10 मिनट तक आप खड़े हो, वहीं खड़े हो, तो क्या बोलोगे? वर्क परफॉर्म हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम ठीक है आपने चेयर को उठाया, लेकिन उसके बाद उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है चेयर में? नहीं हो रहा है ना। सो डिस्प्लेसमेंट वहां पे क्या हो गया? जीरो। सो दैट मीन्स वहां पे कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है। Then, when you picked up the chair, the position of chair did not change, and so some physical work did take place at that time. बट आफ्टर, मतलब जब फर्स्ट टाइम आप चेयर को पिक करते हो, उठाते हो, तो वहां पे वर्क हुआ क्योंकि आपने चेयर को उठाया, लेकिन आफ्टर दैट आप चेयर को पकड़ के खड़े हो, तो अब वहां पे कोई फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि आप क्या हो? स्टेशनरी हो। आप चेयर का प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ फॉलोइंग आर सम सिचुएशंस इन विच दीज वर्क is taking place and in which it is not. अब देखो, आप ये देख के बताओ कि कहाँ पे वर्क हो रहा है और कहाँ पे नहीं। जैसे ये हैवी स्टोन है और ये पर्सन क्या कर रहा है? इसको पुश कर रहा है, लेकिन ये यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, यहाँ से हिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कोई वर्क परफॉर्म हुआ? देखो, जब पर्सन क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, तो उसके जो मसल्स हैं, उसके जो आर्म्स मसल्स है, वो पूरे स्ट्रेच हो गए हैं। इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसकी बॉडी के अंदर तो जो हो रहा है वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है ना, तो उसकी बॉडी के अंदर वर्क परफॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर आप फिजिकली आउटसाइड देखोगे तो ये जो मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये जो आपका स्टोन है, इसके ऊपर कोई वर्क परफॉर्म नहीं हुआ। फोर्स तो अप्लाइड हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे? जीरो। अभी हम स्टोन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टोन, इसके ऊपर कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे? जीरो है। बट अगर इस पर्सन के अकॉर्डिंग बात करें तो इसकी बॉडी के अंदर वर्क परफॉर्म हुआ है। क्यों? क्योंकि जब इसको फोर्स अप्लाई कर रहा है तो इसके जो आर्म्स, ये मसल्स हैं, इसमें जो ब्लड वेसल्स है, उसमें क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो पर्सन है ये क्लाइंब करके ऊपर जा रहा है ना, क्लाइंब करके जो ऊपर जा रहा है, तो अगर हम ये स्टेयर्स की बात अकॉर्डिंग देखें तो स्टेयर्स तो जहाँ के वहीं थे। इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है? नहीं हुआ। तो मतलब इसमें कोई वर्क परफॉर्म हुआ है क्या? नहीं हुआ ना, क्योंकि ये तो वहीं का वहीं था। क्या वर्क परफॉर्म हुआ है? कोई वर्क परफॉर्म नहीं हुआ इसमें, है ना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, यू पुश अ वेरी लार्ज स्टोन बट डिड नॉट मूव। देखो, you pushed a very large stone, but it did not move. So any work performed? No.
You reached the second floor of a building by climbing stairs. Any work performed? No, क्योंकि stairs तो वहीं के वहीं है, stairs थोड़ी ना आपके साथ जा रहे हैं. A traveler pulls his luggage to some distance on a platform. Work perform हुआ? हुआ, क्योंकि लगेज भी है, क्या हो रहा है उसके साथ में, मूव हो रहा है लगेज भी उसके साथ में, क्या पुल कर रहे हैं ना, तो अब लगेज को खींच रहे हो, तो लगेज को खींच के आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लेके जा रहे हो, तो वहां पे वर्क परफॉर्म होगा. स्टॉपिंग अ मूविंग बाइसिकल, एक बाइसिकल केस में आ रही है, मोशन में आ रही है, उसको आप क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, फोर्स लगा के रोक रहे हो, तो वहां पे वर्क परफॉर्म होगा? होगा. होगा, क्योंकि उसका मोशन का स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. Then, activity 1, you can see some chairs, tables, benches, etc. in your class. Pick up all these one by one and raise them to a certain height. To raise which which one of these you had to do the most work and why? ये आप क्लास में करके देख सकते हो. Work done by a constant force. If you know the amount of force applied and the displacement, we can calculate the work done. अगर आपको ये पता है कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो और फोर्स के लगाने से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देन यू इजीली यू कैन कैलकुलेट द वर्क. Suppose that on applying a constant force F on a body, it moved from its initial position to a distance s. देन ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि अगर कोई जैसे ये बुक है, इस बुक के ऊपर एफ फोर्स लगाने से, ये बुक अभी मान लो सपोज ये बुक यहाँ पर है, जब इसके ऊपर एफ फोर्स अप्लाई करते हो तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, ये बुक यहाँ से यहाँ आ गई है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, एस डिस्टेंस कवर किया है, तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. और वर्क को हम किससे शो करते हैं, डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस. ठीक है. वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, मैंने आपको पहले बता दिया है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, वर्क जूल में मेजर करते हैं, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो डब्ल्यू क्या होता है, एफ एस. फोर्स क्या हो गया, 1 न्यूटन, डिस्टेंस क्या हो गया, 1 मीटर, तो यहाँ पे जो वर्क 1 जूल इक्वल टू क्या होगा, 1 न्यूटन मीटर. ठीक है. देन द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या दिया है, अ गर्ल अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 4.5 न्यूटन, मतलब यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, 4.5 न्यूटन ऑन अ बुक केप्ट ऑन अ टेबल. द बुक मूव्स 30 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर. ठीक है. कैलकुलेट द वर्क, सिंपल है, फोर्स कितना दिया है, 4.5 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर का. अब यहाँ पे सेंटीमीटर में है, लेकिन आप यूनिट देखो, यूनिट यहाँ पे क्या बताया है, मीटर में होता है. डिस्टेंस को हम किसे मेजर करते हैं, मीटर में, तो अगर आपको सेंटीमीटर में या किलोमीटर में दिया है तो उसको आप मीटर में चेंज करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर कितना दिया है आपको, यहाँ पे ये डिस्टेंस किस में दिया है, 30 सेंटीमीटर में. सो वी हैव टू चेंज दिस सेंटीमीटर टू मीटर. तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करोगे, 30 को किससे डिवाइड करोगे, 100 से, तो 30/100 हो गया. ठीक है. मीटर में चेंज हो गया, कितना आएगा, 0.3 मीटर. डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इंटू एस, 4.5 इंटू 0.3 कितना मिलेगा, 1.35 जूल. इजी एकदम. सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया है, अ पर्सन पिकअप एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg. अब यहाँ पे मास जो है वो किसमें दिया आपको, यहाँ पे m दिया है, m कितना दिया है, 20 kg. टू अ हाइट, है ना, टू अ हाइट कितना है आपका, 3 मीटर, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 3 मीटर का. कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन दैट ऑब्जेक्ट, g कितना है, 9.8. अब यहाँ पे बोलोगे कि g क्यों दिया है, देखो, पर्सन पिकअप एन ऑब्जेक्ट, पिकअप मतलब क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ उठा रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, वो 3 मीटर की हाइट तक ऊपर की तरफ उठा रहा है, तो अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, तो अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन यूज करेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि ऊपर की तरफ उठा रहे हो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर आप ऊपर की तरफ रेस करते हो तो वहां पे एक्सेलरेशन कौन सा आएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8. ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर वर्टिकली मूव करती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8. ठीक है. यहाँ पे हमको फोर्स नहीं दिया है, लेकिन हमको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. मास कितना दिया, 20 kg, एक्सेलरेशन कितना दिया, 3 मीटर. इसको मल्टीप्लाई करोगे आ गया 196 न्यूटन, ये आपका फोर्स आ गया. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, 3 मीटर के दिया है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करोगे, वर्क आ जाएगा. ठीक है. फिर यहाँ पे क्या दिया है, a box filled with the books in place near a wall. Even after several effort by you, the box does not move. According to the figure 6, this figure, calculate the work done according to the equation. सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एकदम सिंपल है. देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि ये बॉक्स रखा है, इसके अंदर बुक्स रखी हैं,
आप इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हो लेकिन ये बॉक्स यहाँ से मूव नहीं हो रहा है, तो अगर बॉक्स यहाँ से मूव नहीं हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। थिंक अबाउट द सेवरल अदर सच सिचुएशंस वेयर देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, नो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। देन उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे आपका दिया है think about the two another situations. Suppose that you apply a force F on an object and it moves a distance s before it stops. मतलब देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स आप लगा रहे हो तो ये स्टॉप होने के पहले कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, s। ठीक है। So when you exert a force F on an object, it displaces the direction of force. देखो इस ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स F लगाते हो तो ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक। ठीक है। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करके आया, यहाँ पे आया। हियर द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो ये ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये वर्क किस डायरेक्शन में परफॉर्म हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो वर्क भी क्या आएगा, पॉजिटिव। ये पहले ही मैंने आपको बता दिया था। अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F, मैंने ये भी बताया आपको कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगता है। ये जो कैपिटल एफ है ये अप्लाइड फोर्स है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स क्या कौन लगाएगा, ये सरफेस। ये जो सरफेस है ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ना, ये जो सरफेस है ये सरफेस क्या लगाता है, फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कैसे आता है, अपोजिट ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो वर्क परफॉर्म हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव, क्योंकि फोर्स क्या वहां पे नेगेटिव है। ठीक है। देन उसके बाद फिर आप कहा जाते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन देखो यहाँ पर, on rolling a spherical object it displaces to a distance of 4 meter। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 4 मीटर का। a frictional force of 15 न्यूटन act on it, कैलकुलेट द वर्क। सिंपल है, फोर्स कितना दिया है, 15 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 मीटर का। हमको पता है कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हो रहा है तो W इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस एफ एस है। सिर्फ माइनस साइन लगेगा, एफ और एस को मल्टीप्लाई कर दो, वर्क आ जाएगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, अ वुमेन ऑफ 60 kg, मास कितना दिया है, 60 kg, क्लाइम्स 20 स्टेयर्स टू रिच द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। मतलब उसने देन द हाइट ऑफ ईच स्टेयर 23 सेंटीमीटर। देखो 20 स्टेयर, 20 सीढ़ियां वो चढ़ती है और हर स्टेयर का जो हाइट है वो कितना दिया है, 23 सेंटीमीटर। अगर एक स्टेयर का हाइट 23 सेंटीमीटर है तो 20 स्टेयर्स का कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, है ना। तो किस में आएगा, वो सेंटीमीटर में आएगा। मतलब वो आपका हो जाएगा 460 सेंटीमीटर। 460 सेंटीमीटर को फिर आप किस में चेंज करोगे, मीटर में। ठीक है ना, इतना मैंने बता के रखा है। अब यहाँ पे देखो एक चीज और है, यहाँ पे वुमेन जो है उसका मास कितना है, 60 kg, और वो क्लाइम करी ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, मैंने फिर बताया, कोई चीज अगर वर्टिकली जाती है ना, अपोजिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो वहां पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या आएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8। तो यहाँ पे उसका जब फोर्स अप्लाई करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, सॉरी, हाँ हाँ, फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया, 60 kg, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा, जी 9.8। ठीक है। हमको सिर्फ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को किसमें चेंज करना है, मीटर में। तो एक स्टेयर का 23/100 मीटर था, तो 20 स्टेयर्स का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अपन। ठीक है। अब यहाँ पे वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू, क्योंकि देखो ये आपका वर्क डन बाय, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो जी क्या आएगा, माइनस। पहले मैंने आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ाया है कि कोई चीज अगर ऊपर की तरफ जाती है तो जी यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव। अगर कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है अगेंस्ट अपोजिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जा रही है तो जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और जब वो नीचे की तरफ आती है तो जी क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ड्यू टू जी नेगेटिव है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, -mgh। इसको आप कैलकुलेट करो, वैल्यू पुट करो, एम की वैल्यू कितनी है, 60, जी का क्या है, 9.8, और आपका एच कितना है, 20 इंटू 23/100। कैलकुलेट करने से आपको मिलेगा -2.70 किलो जूल। देन यहाँ पे एक्टिविटी क्या दी है, थ्रो अ बॉल अपवर्ड। फॉर दिस यू विल नीड टू अप्लाई सम फोर्स। किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकना है तो आपको क्या लगाना पड़ता है, फोर्स। A force of gravitational continuously act on a ball moving upward। कोई चीज अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो कंटिन्यूस के ऊपर क्या अप्लाई होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स।
एंड दिस फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना, तो ये क्या होगा आपका नेगेटिव, जिसके पर जो वर्क परफॉर्म होगा वो कैसे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। A student pick up an object of mass m in vertical direction to a height h and moves a distance d horizontally। फिगर 8 में देखो ये आपका, ये देखो यहाँ से ये बता रहे हैं यहाँ पे कि कोई चीज अगर हॉरिजॉन्टली जा रही है तो वहां पे हॉरिजॉन्टल मतलब ये यहाँ पे थी, यहाँ से वो कहाँ रही, यहाँ पे थी, और यहाँ से कहाँ गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, work done by the student in picking the object of mass m to a height h, w equals to mgh. Here the direction of force and displacement are same. When the student walk in horizontal direction while holding the book and this motion is uniform, then the acceleration box is zero. मतलब यहाँ पे सिंपल ये समझ लो, ये सिंपल मैंने ये इतना नहीं बताते, सिंपल चीज आपको ये बताया था मैंने। देखो यहाँ पे ये गर्ल है, इसने बॉक्स को पकड़ा हुआ है और बॉक्स को पकड़ के वो इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बॉक्स उसके हाथ में है ना, जब यहाँ पे है तो बॉक्स क्या है, उसके हाथ में है। फिर जब वो यहाँ तक आ गई तो स्टिल बॉक्स क्या है, उसके हाथ में है, तो बॉक्स के ऊपर तो कोई वर्क परफॉर्म नहीं हुआ, बॉक्स में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि बॉक्स का पोजीशन क्या है, इन हैंड ऑफ गर्ल। यहाँ पर भी बॉक्स का पोजीशन क्या है, इन द हैंड ऑफ गर्ल, तो बॉक्स में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बॉक्स के ऊपर कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। एनर्जी क्या होती है, फॉर डूइंग एनी वर्क वी नीड व्हाट, एनर्जी। एंड एनर्जी आर 6 टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऑलरेडी आई टोल्ड यू इन आवर प्रीवियस वीडियो, ओके। So, then the next is what? In your book only it is what kinetic, you are going to learn about only the kinetic and the potential energy, ठीक है। kinetic energy मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब कोई चीज क्या होती है, मोशन में आती है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और जैसे कि अगर कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप हो रही है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी। अब जब वो नीचे की तरफ आके यहाँ पे टच करेगी सरफेस में तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, लो, ठीक है। देन उसके बाद फिर क्या है, mathematical representation of kinetic energy, kinetic energy of an object it at rest is zero। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू व्हाट, मोशन। काइनेटिक एनर्जी किसके कारण आती है, बिकॉज ऑफ द मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, और उसमें क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन, दिस ऑल्सो आई एक्सप्लेन्ड यू, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कल वीडियो में कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, अ बॉडी ऑफ मास 20 kg is at a constant motion with the velocity of 5 मीटर पर सेकेंड, what will be its kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, है ना। मास कितना दिया है, 20 kg दिया है, और वेलोसिटी कितना दिया है, 5 दिया है, पुट कर दो, फॉर्मूला में आ जाएगा, ठीक है। इफ द मास ऑफ कार इज 200 kg and how much work will be done to increase its velocity from 36 किलोमीटर पर आवर to 72 किलोमीटर पर आवर। मास कितना दिया आपको, 200 kg, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है आपको, यहाँ पे 36 लिखा है, लेकिन शायद मिसप्रिंट है, यहाँ पे 40 ले रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज, अच्छा 36 ही है, ये मिसप्रिंट होगा, तो तो यहाँ पे यू क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर लिखा है ना, किलोमीटर पर आवर है, तो हमको उसको मीटर पर हमको क्या करना पड़ेगा, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर है लेकिन वेलोसिटी किस में आता है, मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। और आपका आवर है तो एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600, मतलब 60 × 60 करना पड़ता है उसको ना, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने से कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। देन फाइनल वेलोसिटी अगेन वो भी आपका किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो उसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आवर्स को सेकंड में चेंज करना है तो 60 × 60 करेंगे, तो आपका ये इतना आ गया, ठीक है। फिर आपका जो काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनिशियल वाला, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 mv स्क्वायर, वैल्यू पुट करो, इतनी आ गई। देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, 1/2 mv स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी पुट करो, वैल्यू इतनी आ गई, दोनों को माइनस कर दो, आपका जो भी वर्क डन है वो आ जाएगा। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या बताया मैंने कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसके फॉर्म में आती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आती है, ठीक है।
आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कोई वर्क परफॉर्म करते हो तो वो उसके अंदर अपनी उस एनर्जी उस वर्क को अपने अंदर क्या करता है, एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेता है। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन के कारण जब जैसे अगर आप किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हो तो एक वर्क परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, वर्क परफॉर्म करने से क्या होता है, देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इसको उठा के आप यहाँ तक लेके जा रहे हो तो वर्क परफॉर्म कर रहे हो। तो ये क्या करेगा, जो भी वर्क इसके ऊपर डन हुआ है, जब ये अपनी हाइट तक पहुंचेगा तो इस वर्क डन को ये अपने अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो क्या दिया है, मास 50 kg दिया हुआ है, इसको रेस करके कहाँ तक ले गए, 8 मीटर तक ले गए हैं। तो पता है कि ऊपर तक लेके गए हो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी आएगा यहाँ पे। एम कितना दिया 50 kg, एच कितना दिया 8 मीटर, जी कितना है 9.8 है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम। हम्म, तो फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, आपका ये पूरी आपका पास ये आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, उसका सोल्यूशन आ जाएगा। देन ये क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करके देखना, ऑब्वियसली आपसे बन ही जाएगा, ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी मैंने आपको बताया कि एनर्जी क्या होती है, जस्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। किसी भी चीज को जब वो ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी, जब वो मोशन में जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, जब वो एक मैक्सिमम हाइट तक रीच करेगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। मैक्सिमम हाइट पे जाने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, लो। जब वो फिर से वापस नीचे ड्रॉप होगा तो यहाँ पे क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी और वो धीरे धीरे लो होती जाएगी। जब वो अर्थ पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी लो हो जाएगी। देखो फिर समझो, कोई चीज जब ऊपर की तरफ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी यहाँ पे, नीचे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। जब वो धीरे धीरे ऊपर जाता है काइनेटिक एनर्जी लो होती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाती है बढ़ते जाती है। एक पॉइंट पे आके काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाती है। जब वो नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी फिर से बढ़ना शुरू होती है। जब वो एकदम ड्रॉप करता है तो यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर से हाई हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, लो। किसी भी पॉइंट पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या आएंगे, इक्वल। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, एनर्जी। ठीक है, ये हो गया आपका पावर। पावर मैं आपको ऑलरेडी अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि पावर क्या होता है। ठीक है, पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता दिया मैंने आपको। ठीक है।